नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका द बायो वाला में। अब आज हम लोग चालू करने वाले हैं अपना नया टॉपिक जिसको बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र तीव्रता या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कल जो लेक्चर है उसके अंदर मैंने आपको कूलम्ब्स लॉ के लगभग सारे के सारे कॉन्सेप्ट अभी तक बता दिए हैं। और कूलम्ब्स लॉ के कॉन्सेप्ट बताने के बाद में मैंने आपको उसके जो रिलेटिव न्यूमेरिकल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, वो भी करवा दिए हैं। इसको देख करके पहले आप लोगों को डर लगता था, अब आपको उसको देख करके डर नहीं लगेगा, जहां तक मुझे उम्मीद है, अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के समझेंगे। ठीक है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नाम से पता लग रहा है इंटेंसिटी। तो इंटेंस क्या होता है? इंटेंस का मतलब होता है कि आपके अंदर कितनी ज्यादा क्षमता है या फिर कितनी आप तीव्रता पे है। ठीक है ना। जैसे किसी चीज को आपने किसी बॉल को फेंका, तो बॉल क्या होगा, आप धीमे फेंकेंगे तो वो कहीं से टकरा करके धीमे से लौट के आएगी, वहां पे रिवर्ट बैक करेगी। लेकिन अगर आप ज्यादा इंटेंसिटी से फेंकेंगे तो उतनी तेजी से आगे पास लौट के आती है, तो उसको इंटेंसिटी बोल देते हैं। तो अपना ही नाम ये सजेस्ट कर दे रहा है तीव्रता या इंटेंसिटी से, कि भाई कितना मान होगा आपसे किसी चार्ज का, किसी टेस्ट चार्ज के ऊपर, जो कि उससे एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ठीक है ना। तो अभी तक कूलम्ब्स लॉ के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कूलम्ब्स लॉ के अंदर हम पढ़ रहे थे कि दो चार्जेस हैं, Q1 और Q2, इसके बीच में क्या फोर्सेस लग रहे थे अगर दूरी है यहाँ पे। ठीक है ना। अब क्या कहना है इसका? इंटेंसिटी क्या बताती है? इंटेंसिटी ये बताती है कि भाई जो आपका चार्ज है, चार्ज कहीं पे, जैसे अब इसके आसपास में यहाँ पे कोई Q3 चार्ज है, यहाँ पे Q4 चार्ज है, तो ये चार्ज जो Q1 है, Q1 ये यहाँ पे आकर के हर एक चार्ज पे कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है ना, तरीके से फोर्स लगा रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर कोई चार्ज है आपका, मान लीजिए Q है, पॉजिटिव Q है, तो कोई भी चार्ज है तो ये बाहर की तरफ अपना फोर्स लगाता है। ठीक है ना। तो अपना एक इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड ये फोर्स लगाता रहता है, मतलब बाहर की तरफ। ठीक है। इस तरीके से भी लगाएगा, इस तरीके से भी लगाएगा। ठीक है ना। और ये रेखाएं कितनी होती हैं जो आपका होता है? ये रेखाएं होती हैं आपकी अनगिनत, यानी कि इसको इन्फिनिटी बोल देते हैं। ठीक है ना। तो ये रेखाएं आपकी अनगिनत होती है। इसका मतलब क्या होगा? लगभग लगभग इतने एरिया के अंदर आपका एक क्षेत्र बना हुआ है। ठीक है ना। इतने एरिया के अंदर आपका एक क्षेत्र बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि बस खाली ये रेडियली वाले जो सिस्टम है, वो सारे के सारे क्यू को या तो रिपेल करेगा या तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। अब जैसे इसको बना के रखा हुआ है, वैसे हमारा माइनस क्यू चार्ज हो गया, ये माइनस क्यू चार्ज हो गया। तो क्यू में जो आपकी दिशाएं होती हैं विद्युत बल रेखाओं की, वो आपकी इनवर्ट होती है, और इनकी भी नंबर ऑफ लाइंस आपकी क्या हो जाती हैं, जो वैद्युत बल रेखाएं हो जाती हैं, वो आपकी अनगिनत हो जाती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है हमारा, ये देखिए, इसमें आपको बहुत ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, ये उसका छोटा भाई है आपके कूलम्ब्स लॉ का। ठीक है ना। डायरेक्शन निकालना फील्ड की, फील्ड का आपका मैग्नीट्यूड निकालना, आपका सब कुछ वैसे ही रहेगा, बस खाली थोड़ा सा टर्म चेंज हो जाएगा, जो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या हुआ, एक नई चीज आपकी इंट्रोड्यूस हुई, जिसको हमने बोल दिया टेस्ट चार्ज। जैसे मान लीजिए ये Q है और इससे इतनी दूरी पे एक टेस्ट चार्ज Q0 रखा हुआ है। ठीक है ना। तो ये Q0 होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, इतना छोटा होता है कि इसकी अपनी खुद की कोई फील्ड नहीं होती है। तो इसमें आप लिख सकते हो, यहां पे इसको लिख लेते हैं ब्रैकेट में, अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं, यानी जो आपका Q0 हो गया, इसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। ये यहाँ पे अगर उल्टी तरफ जोर नहीं लगाया, जैसे कूलम्ब्स लॉ में हम क्या देख रहे थे कि Q1 अगर Q2 के ऊपर जोर लगा रहा था या फिर बल लगा रहा था, तो Q2 भी उधर से उल्टा होकर के आपके ऊपर फोर्स लगा रहा था। ये आपके ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा, ये अपने ऊपर खाली फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है ना। अगर मान लीजिए ये प्लस है, तो अगर इसकी फील्ड में यहाँ पे ऐसी फील्ड जा रही है, यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड फील्ड जा रही है, इसमें अगर आपका इस पूरे क्षेत्र में, इस पूरे क्षेत्र के अंदर Q0 आप यहाँ पे लेके आते हो, नीला Q0 लेके आता हूं मैं, अगर आप नीला Q0, ये Q0 लेके आते हो यहाँ पे, तो क्या करेगा, इसको ये रिपेल कर देगा उठा करके। ठीक है ना। और यहीं पे अगर ये पॉजिटिव हो जाता है, तो ये अपनी तरफ, जैसे मान लो ये आपका पॉजिटिव हो गया, अरे निगेटिव हो गया, तो इसमें क्या हो गया आपका, ये सारे अंदर की तरफ जा रहा है, रेडियली इनवर्ड,
इसके क्षेत्र में अगर आपका, अब यहाँ पे लाल आपका क्यू नॉट आएगा, जो होगा क्यू नॉट आ जाएगा, ये इसको अपना अंदर की तरफ सकिंग कर लेगा, ठीक है ना, अंदर की तरफ खींच लेगा इसको, ठीक है। तो क्यू नॉट का कॉन्सेप्ट जो है एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसको हमने बस खाली अपनी बातों को, देखो होता क्या है कि इन सब चीजों को लेकर के हमने जो सब दे रखा है वो हाइपोथेसिस टाइप की चीजें हैं, ठीक है ना। तो क्यू नॉट भी हमने अपनी थीसिस को प्रूव करने के लिए, अपने थ्योरी को प्रूव करने के लिए क्यू नॉट का आविष्कार कर लिया कि भाई ये क्या है, इसके अंदर अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है। अब भाई एक चार्ज भी आप ले रहे हो, उसका वैद्युत क्षेत्र नहीं ले रहे हो, तो ऐसा होना मतलब प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है। लेकिन अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप क्यू नॉट की यहाँ पे परिकल्पना करते हो, और इससे आपका प्रूव होता है जाकर के कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ठीक है ना। अब आप लोग कहोगे कि ये कहां से लेकर कहां तक फैलता है, ठीक है। तो ये जो रेखाएं होती हैं, रेखाओं का कोई, जैसे क्या होगा, अब यहाँ पास में है तो पास में जोर से आपका बल लगाएगा इसके ऊपर, थोड़ा दूर हो जाएगा तो बल की इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी, ठीक है ना। बल में क्या होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है, मैंने बताया था आपका। अभी आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब मैं उसका डेरिवेशन बता दूंगा तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, अपना उससे पता लग जाएगा आपका कि वो भी लगभग लगभग इनवर्स स्क्वायर लॉ की तरह काम करता है आपका, कि दूरी के स्क्वायर के आपके व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, इसको हम मानते हैं कि जो ये इसकी विद्युत बल रेखाएं हैं, ये निकल करके जो आपका प्लस क्यू चार्जेस है वो निकल करके आपका इंफिनिटी तक जा रही है, और जो माइनस क्यू चार्ज है ये इंफिनिटी से आने वाली सभी रेखाओं को, सारी रेखाओं को अपनी तरफ अंदर सेकेंड कर रहा है, अंदर की तरफ खींच रहा है ये, ठीक है ना। तो इसको हम मान लेते हैं कि भाई ये इंफिनिटी तक आपकी एक्सपेंड करती है, ठीक है। तो ये तो सामान्य जानकारी हो गई आपकी। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, एक किसी पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी इसको ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है ना। इसे नोट करने वाला कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी देख लीजिए इसको, ये जो पॉइंट है, ये स्टार पॉइंट आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा कि भैया क्यू नॉट की जब बात करेंगे तो क्यू नॉट का अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, ठीक है ना। अब कहोगे ये बड़ी नाइंसाफी है भैया, आप चार्ज भी बता रहे हो और वैद्युत क्षेत्र भी नहीं दे रहे हो, तो हम क्या करेंगे, हम बस खाली यूज होंगे, बेकार है। पहले बेगारी का कॉन्सेप्ट था कि आप किसी के बेगार होते थे तो आपको तनख्वाह नहीं मिलती थी, लेकिन आपको काम पूरा करना पड़ता था दिन रात वहां पे, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया, अब हमने मान लिया कि मान लीजिए कोई चार्ज क्यू है, इससे पी दूरी पे आपको इंटेंसिटी निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की। इसकी दूरी r है, और यहां पे आपने क्या कर दिया, एक क्यू नॉट आपका यहां पे लेके आए। तो क्यू नॉट के ऊपर क्या बल लगेगा या फिर क्या क्षेत्र होगा, तो जो विद्युत क्षेत्र का जो आपका फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग बोल देते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आपका वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, जैसे कि आपका या सदिश राशि होता है, इसके अंदर दिशा महत्वपूर्ण रहेगी। जब आप इसका परिणामी निकालेंगे तो आप इसके अंदर उसकी दिशा भी बताएंगे, और साथ ही साथ क्या बताएंगे कि आपका कितना कितना उसका टोटल जोड़ करके या घटा करके निकल गया, उसका रिजल्टेंट क्या निकल गया है आपका, ठीक है ना। तो प्लस क्यू, यहाँ पे क्यू आ गया, तो इसको हम लोग बोल देते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बराबर होती है किसी आवेश द्वारा टेस्ट चार्ज पर लगने वाला बल बटे आपका टेस्ट चार्ज। यानी अगर आप स्टेटमेंट के इसके रूप में जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एफ अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है आपका, तो ये ई हो गया आपका एफ अपॉन क्यू नॉट, कि भाई बल क्या लग रहा है इससे टेस्ट चार्ज पे, और टेस्ट चार्ज की वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है।
कई बार इस तरह ऐसे ही पूछ लेते हैं कि आपका टेस्ट चार्ज की वैल्यू दे दी गई है आपको, और आपसे क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दे दी गई और आपसे कहा गया कि बताइए इस पर बल कितना होगा। सिंपल वाले क्वेश्चन जो आपके 1 नंबर 2 नंबर वाले बनते हैं वो इससे बन जाते हैं। अब इससे ये भी हो सकता है कि भाई आपसे पूछ ले कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, और साथ में एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको लगा करके दे दे, तो वो भी आपका हो सकता है। ठीक है ना? ठीक है, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए मिटा देते हैं इसको। अब हमने क्या दे रखा था इसके अंदर, जैसे मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पे लिखी थी, तो ये किसके बराबर थी? मैंने लिखी थी एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है ना? तो एफ अपॉन क्यू नॉट लिखने के बाद में क्या हो गया आपका कि एफ की वैल्यू क्या होती है हमें पता है भाई, दो चार्जों के बीच में लगने वाले बल को क्या कहते हैं? कूलम लॉ, कूलम का बल कहते हैं यहाँ पे। तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे उसकी वैल्यू रख दी के Q1 Q2। Q2 की जगह पे क्या हो गया भाई, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका टेस्ट चार्ज है जिसके ऊपर आपको अपने बल की गणना करनी है। तो Q2 की जगह आप क्या रख देंगे यहाँ पे? आप यहाँ पे रख देंगे Q नॉट और बटे Q नॉट इंटू आर स्क्वायर ले सकते हैं ना इसको। अब यहाँ पे देख लीजिए, साफ साफ दिख रहा है आपका कि Q नॉट अब कट गया। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी के Q1 अपॉन आर स्क्वायर। इतना ही फर्क है बस खाली। जैसे मैंने आपको पॉलीगन वाले क्वेश्चन करवाए थे, उसमें क्या था, दो चार्जेस थे जिनका अपना वैद्युत क्षेत्र था, तो उसके ऊपर हम बल की गणना कर रहे थे। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज की बात करते हैं जिसका अपना खुद का कोई क्षेत्र या आवेश नहीं होता है, तो उसके ऊपर क्या व्यवहार हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो क्यों अपने आप देखिए नेग्लिजिबल हो गया। मैंने आपसे क्या कहा था शुरुआत में, क्या था, इसको लॉजिकली समझिए। यहां से क्या गायब हुआ, देखिए क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज हुआ है गायब हुआ, और मैंने आपसे क्या कहा था कि इसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। ठीक है ना बेटा? तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया। इसको अगर देखेंगे यहां से तो इसका मात्रक निकल जाएगा आपका, एफ का मात्रक होता है न्यूटन और चार्ज का हो जाता है कूलम। क्या हो गया, एनसी -1 हो गया। विमी सूत्र निकालिए, तो निकालना सीख गए होंगे, इसका विमी सूत्र निकालिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। एफ से निकाल लीजिए, एफ का क्या हो गया बता रखा है मैंने, एम एल टी -2 डिवाइडेड बाई एटी टू का, ये चला गया ऊपर, तो क्या हो गया, ये हो गया एम एल, ये टी गया ऊपर -1, टी -3 और ए -1। ठीक है? तो कुल मिलाकर के अगर आपको दिशाओं का आप वाले न्यूमेरिकल आपने कर लिए हैं और आपने पॉलीगन वाले न्यूमेरिकल कर लिए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में वो भी आप काम आएंगे। क्या करना है, दो वेक्टर को जोड़ना है, घटाना है, ठीक है, उनका रिजल्टेंट निकालना है, उनकी दिशा निकालनी है। सेम काम इसके अंदर भी हो क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है ना? अब इसका हम लोग देख लेते हैं कि वेक्टर स्वरूप क्या होता है। ठीक है, मिटा दो बेटा इसको, चलिए मिटा देता हूं इसको। अब वेक्टर स्वरूप क्या होता है आपका, आपने क्या किया, ई लिखा, ई का फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में, अगर आप जाएंगे तो उन लेक्चर्स में आपको एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन एम सबके बारे में जो रिलेशन है उसके बारे में एक अलग से लेक्चर बना हुआ है, उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो भी लेक्चर देखें आप प्लेलिस्ट बना के देखें, लगातार देखें उसको, तो आपका पूरा चैप्टर ये कवर होगा। बीच से ना उठाएं, ये चीज समझ में नहीं आई तो उठा लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपस में सबके सब लेक्चर से रिलेटेड है। ठीक है, ये हो गया आपका Q अपॉन आर मॉड, मॉड बताया था मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू होती है आर स्क्वायर, और इनटू जब इसका वेक्टर लेंगे तो उसको यूनिट वेक्टर आप लगा देंगे। यहां पे कुछ बत्ती खुली, जली बत्ती को नहीं जली कि भैया ये आर कैप मैंने लगा दिया यहां पे। ठीक है ना?
आर कैप लगा दिया तो आर कैप की वैल्यू मैंने बताई थी आपको, आर कैप की वैल्यू हो जाएगी आपकी वेक्टर आर डिवाइडेड बाई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, ये आपकी इसकी वैल्यू हो जाती है। अब इसको यहां पुट कर दीजिए, नए रंग से पुट करूंगा मैं, कुछ कर लोगे? ठीक है, क्या हो गया ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर। तो जाकर के क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर एब्सोल्यूट वैल्यू और आर वेक्टर। तो ये इसका वेक्टर स्वरूप होगा। ठीक है, सेम बिल्कुल कूलम के नियम की तरह चल रहा है यहाँ पे, बस खाली क्या है जैसे यहाँ पे Q1 था और यहाँ पे Q2 था, तो इसमें क्या था कि दोनों एक दूसरे की तरफ लगा रहे थे, तो उसमें क्या था वेक्टर फॉर्म दो बनी थी, R21 और R12 की दो फॉर्म्स बनी थी यहाँ की, दोनों सेम ही बनी थी, लेकिन इसमें क्या था R2 माइनस R1 था और R1 माइनस R2 था। ठीक है ना, तो वो करने के बाद में क्या था आपका यहाँ पे क्यूब आ गया था, यहाँ पे क्या है खाली एक ही है और टेस्ट चार्ज की कोई इतनी वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे आर आ गया आपका, सेम है बिल्कुल, सब कुछ सेम चलेगा। ठीक है ना, अब एक आप लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देख लीजिएगा, इसका अध्यारोपण का सिद्धांत। तब तुम लोग कह रहे होगे गुरु जी कूलम से भी निकले, फिर वही दोबारा दोबारा पढ़ा रहे, तो बेटा तुम्हारा रिवीजन हो रहा है, बस खाली क्या हो रहा है कि एक क्यू हटा करके थोड़े छोटे रूप में हो रहा है। ठीक है ना, जो सवाल होंगे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के करेंगे या फिर आप क्या करेंगे इसके करेंगे, कूलाम के लॉ के करेंगे, तो दोनों में आपको सिंपल बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी वहां पे। ठीक है, अब आपने क्या कर दिया यहाँ पे इसका अध्यारोपण का सिद्धांत देख लीजिए। मान लीजिए एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, एक चार्ज Q3 है, यहां से इसका वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं बाहर की तरफ, ये भी निकल रही है इधर से, मान लीजिए 3-4 वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं। अब इसकी बाहर की तरफ निकलेंगे तो कहीं ना कहीं जाकर के जो वैद्युत रेखाएं होंगी एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होंगी कि नहीं होंगी, यानी इसका जो क्षेत्र होगा ये भी जाकर के कुछ ना कुछ फर्क डालेगा, जो यहाँ की फील्ड होगी, फील्ड भी आपकी जाकर के यहाँ पे जैसे आपका बल फर्क डाल रहा था अध्यारोपण के सिद्धांत में, वैसे ही आपकी जो फील्ड होगी, फील्ड भी आपकी जाकर के यहाँ पे फर्क डालेगी। ठीक है ना, तो इसका स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं। इसका स्टेटमेंट है कि किसी भी बिंदु आवेश की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समस्त आवेशों द्वारा सृजित वैद्युत क्षेत्र के सदिश योग के बराबर होती है। जब बल के अध्यारोपण में बताया था, तो बल के अध्यारोपण में मैंने आपको बताया था कि F जो आपका है F नेट हो गया वो आपका F1 वेक्टर F1 वेक्टर F2 आपका वेक्टर F3 और टिल Fn। तो यहाँ पे आपका वही सेम चीज हो जाएगी आपकी, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो उसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट इसका हो गया आपका E
नेट इज इक्वल्स टू वेक्टर E1 तो ये अध्यारोपण का सिद्धांत आपका यहाँ पे काम कर रहा है। पिछली बार अध्यारोपण का सिद्धांत और आपको जो कूलम्ब्स लॉ मैंने इसीलिए 2 लेक्चर लेकर के बनाया है यहाँ पे कि आपको उसकी छोटी छोटी बारीकियां पता लग जाए, क्योंकि मुझे पता था अगर वहां पे आप सीख जाएंगे तो यहाँ पे आपको इतना समय नहीं लगेगा सब चीज देखने में। भाई एक हम लीनियर चार्ज की बात कर रहे थे कि सामने एक चार्ज रखा हुआ और चार्ज पे दूसरा इफेक्ट क्या पड़ रहा है, यहाँ पे पूरे क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो होगा तो मामला सेम ही। भाई एक को धकेलो चाहे 100 को धकेलो, बल तो आप लगा ही रहे हो, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लिया आपने। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब इससे रिलेटेड 2 छोटे छोटे सवाल करवा दूंगा। एक आप लोग का टॉपिक बीच में छूट रहा है कूलाम के नियम का, उसका कुछ थ्योरेटिकल पार्ट नहीं आता है, ठीक है ना, वो ऑप्शनल में आता है आपका, कोई थ्योरेटिकल पार्ट नहीं आता है उसका, कुछ प्रूव करने को नहीं आता है, उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो मैं उसको जब आपका पूरा न्यूमेरिकल सेशन लूंगा पूरे चैप्टर का, एक या 2 लेक्चर जो बनेंगे उसके न्यूमेरिकल सेशन की, उसके अंदर उसको आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। बहुत अच्छे से उसका क्वेश्चन करवा दूंगा कि बैलेंसिंग कैसे होती है फोर्स की, कि 2 फोर्स के बीच में आपको 2 चार्जेस के बीच में आपको एक चार्ज रखना है और वो चार्ज आपका कितना हो कि आपके जो दोनों फोर्स है वो बैलेंसिंग पे आ जाए, ठीक है। अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, छोटा सा क्वेश्चन है, 2 आवेश 2 माइक्रोकूलम तथा -3 माइक्रोकूलम एक दूसरे से ऐसे ही सवाल बनते हैं, बस खाली जो आपकी 10 की पावर आ जाती है और जो न्यूमेरिकल आपकी वैल्यू डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन वाली आती है वही खाली उसी वजह से आपके सवाल गलत होते हैं, वरना सवाल कोई वहां पे सिंगापुर से बना के थोड़ा ना लेके आएगा। 2 माइक्रोकूलम और -3 मूल रहा है एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर कर लेते हैं, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, तब 1 सेंटीमीटर पर दोनों आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। ठीक है, पढ़ लीजिए भाई इसको। 2 आवेश है आपके जो 2 माइक्रोकूलम आपका -3 माइक्रोकूलम है, एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी स्थित है, यानी कि 2 सेंटीमीटर की दूरी है, इसके जो मिडिल पॉइंट है वहां मिडिल पॉइंट के ऊपर आपका कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो ज्ञात करना है, ठीक है। और दोनों आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, छोटा सा डायग्राम बना लेंगे अपना। छोटा सा डायग्राम क्या बना लिया हमने एक पॉइंट चार्ज यहाँ रख दिया, एक पॉइंट चार्ज यहाँ रख दिया, कितना हो गया। तो माइक्रो मैंने बताया था, माइक्रो आपका होता है 10⁻⁻⁶, कम से कम 10 बार बता चुका हूं, तब जाकर के अभी भी आप लोग को याद हो जाना चाहिए कि माइक्रो पिको फैक्टो क्या होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अब संधारित्र आपका चालू होगा, संधारित्र के अंदर पिको और फैक्टो ये सब फर्मी ये सब यूज होगा, एंगस्ट्रॉम वगैरह सब, क्योंकि डिस्टेंस आएगी उसके अंदर और बहुत छोटी छोटी डिस्टेंस होगी। उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा कि किसमें क्या होता है, कितनी घातें होती हैं आपकी, ठीक है। 2 गुणा 10 की घात -6 और -3 गुणा मिडिल पॉइंट है 10 की घात -6 कूलम और कूलम। यहाँ पे ये टोटल जो दूरी है ये 2 सेंटीमीटर है, हमको यहाँ पे दोनों की मिडिल पॉइंट पे, क्योंकि आपकी 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे आपको वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना, कि एक दूसरे के क्षेत्र के ऊपर क्या परिणाम डाल रहे हैं ये, ठीक है।
पता है आप लोग को फॉर्मूला? पहले यहां से निकाल लीजिए। तो ये हो गया आपका, क्या बताया मैंने सुपरपोजिशन का, कि जो आपके वेक्टर्स होंगे ई इक्वल्स टू ई, जो नेट होगा ये हो जाएगा आपका E1 प्लस E2, यानी वेक्टर जोड़ के बराबर हो जाएगा आपका, यानी दिशा प्लस आपका ये। अच्छा, इसमें एक स्टार पॉइंट आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिए कि जब तक आप किसी सवाल को वेक्टर, अभी दिखाऊंगा आपको, फॉर्म में ना सॉल्व कर रहे हैं, जो मैंने आपको अभी बताई थी, एब्सोल्यूट वैल्यू आर क्यूब और इनटू आर आपका वेक्टर, आर जो भी आपको कैप वाला बताया था, उससे अगर ये सॉल्व कर रहे हैं तो आवेश का चिन्ह ना लें, वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो आवेश का चिन्ह ना लें। ठीक है, अभी इस सवाल में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहां पे देखिए, ये है आपका पॉजिटिव चार्ज और ये है आपका निगेटिव चार्ज, तो उसकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किस तरफ, इस तरफ की तरफ होगी कि नहीं होगी? यहाँ पे जब काम करेगा तो इस तरफ ये आपका E1 दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? ठीक है, और जो यहाँ पे है ये इस तरफ से खींचेगा, यानी कि दोनों की डायरेक्शन एक तरफ से हो गई, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है। भाई क्या मैंने बताया था कि जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये बाहर की तरफ थ्रो करेगा इसको, ठीक है ना, और जब निगेटिव चार्ज होगा तो ये अंदर की तरफ सकिंग करेगा। ठीक है ना, एक्सिस वही रहेगी, दोनों चार्जेस हैं यहाँ पे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इसी के अंदर क्या हो जाएगा आपका, कि आपका E1 और E2 की डायरेक्शन आपकी सेम हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये आपका जोड़ लिया आपने इसको, तो क्या हो गया, ये हमको पता है भाई, डिस्टेंस भी आपके बराबर है, 1 सेंटीमीटर हो गया और 1 सेंटीमीटर हो गया, तो आर स्क्वायर भी हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो इतने समझदार तो हो ही गए हो, लेकिन इतने समझदार नहीं हुए हो कि सेंटीमीटर को मीटर में बदल ले पहले। ठीक है ना, तो पहले इसको देख लीजिए, गिवन लिख लीजिए, इसके अंदर Q1 दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, Q2 दे रखा है आपको -3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, माइक्रो में मैंने चेंज कर दिया इसको। आर आपकी दे रखी है 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इसको कन्वर्ट किया तो 1/100 हो गया, यानी हो गया 0.01। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10⁻⁻2। ये सब बताया मैंने आपको। ठीक है, तो अब यहां पे लगा दिए सीधे फॉर्मूला। फॉर्मूला भी हमने क्या निकाला था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको स्टार पॉइंट में मिटा देता हूं बेटा, इसको नोट कर लिया है, इसमें मैंने ये बता दिया आपको, यहीं भी सिद्ध हो जाएगा कि मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि आप चिन्ह ना लें। ठीक है ना, Q1 और Q2। ठीक है ना, तो ये हटा देता हूं मैं यहां से। डिस्टेंस आप देख रहे हो, थोड़ा समझदारी का परिचय करते हुए क्या करो कि डिस्टेंस आपका देखो दोनों के बराबर है, तो आर स्क्वायर को पहले ही कॉमन निकाल लो, तो ये क्या हो गया आपका, के अपॉन आर स्क्वायर आपका कॉमन हो गया, और अंदर क्या होगा आपका Q1 प्लस Q2 आपका जुड़ गया। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं भाई, देखो इसमें डायरेक्शन क्या दिखा रही है, डायरेक्शन दोनों की सेम दिखा रही है। सेम दिखाने का मतलब क्या है कि इन्हें आपस में जोड़ना चाहिए, तो जुड़ने पे क्या हो जाएगा आपका 2 और 3 5 हो जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जगह अगर आप इसको माइनस चिन्ह के साथ उतार लेंगे तो ये 2 और -3 हो जाएगा, और जब 2 और -3 हो जाएगा तो सबसे बड़ी बात क्या हो जाएगी कि आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। आप वेक्टर में जोड़ रहे हो और वैल्यू कम कर दे रहे हो। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने आपको स्टार पॉइंट लिखवाया था कि जब भी इसको सॉल्व करें तो आवेशों को जब तक आप वेक्टर फॉर्म में नहीं सॉल्व कर रहे हैं तब तक आप लोग क्या करें कि चिन्ह की आप लोगों को कोई आवश्यकता नहीं, बस खाली चार्ज का मान रखें यहाँ पे। ठीक है, कर लिया इसको, ये हो गया 9 इंटू 10⁻⁹, ये हो गया 10⁻⁻2 का स्क्वायर, Q1 हो गया आपका 2 + 3, और ये हो गया आपका 10⁻⁻6, ये हो गया 9 इंटू 5, और ये हो गया आपका
इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻6 और नीचे 10⁻4। ये ऊपर जाकर के पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻4 इंटू 10⁻6, यानी हो जाएगा 45 इंटू 45 इंटू 9 4 13 6 7 10⁻7 हो जाएगा। ठीक है ना, एक पॉइंट और लगा लिया और उसको रेशनलाइज कर लिया वैल्यू को, तो ये हो गया आपका 4.5 इंटू 10⁻8 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो कोई फर्क आपको दिख ही नहीं रहा होगा इसके अंदर कि जैसे हम कूलम के नियम के रोल कर रहे थे वैसे हम इसका कर रहे थे। अब उसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर आपको कहीं पे वो पॉलीगन वगैरह दे रखा है, हम लोग घबराते उसको लेकर के बहुत ज्यादा हो ना, पॉलीगन करके दे रखा है आपको, तो आपको कैसे करना है। कुछ डर कम हुआ आप लोगों का जब आपने वो कल न्यूमेरिकल वाला सेशन देखा था कूलम्स लॉ का, तो कुछ आपका वास्तव में मुझे लगता है डर कम हुआ होगा। ठीक है ना, और डर कम करो भैया, जो डर गया वो मर गया। गब्बर सिंह, बाबा गब्बर सिंह ये बोल के गए हैं। ठीक है, तो जब बाबा गब्बर सिंह बोलेंगे तो उनकी बात कौन नहीं मानेगा भैया, मानना पड़ेगा नहीं मानना पड़ेगा। चलिए कर लेते हैं यहाँ पे। एक आपने ट्रायंगल ले लिया, फिर त्रिभुज बना दिया। ठीक है, यहां पे आपने क्या कर दिया, +2 चार्ज रख दिया, यहां +2 चार्ज रख दिया, यहां -2 चार्ज रख दिया। इसको भी चेंज भी कर सकते हैं, -2 किधर भी कर दो। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि भाई इस पे जो चार्ज है इस पे इसका रिजल्टेंट निकालिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। ठीक है ना, इस वाले पॉइंट पे आपको निकालना है यहाँ पे। तो इस वाले पॉइंट पे कौन कौन लगेगा, यहाँ से विद्युत क्षेत्र किसका किसका काम करेगा, +Q का भी काम करेगा और -Q का भी काम करेगा। ठीक है ना, तो यहां से लगा तो ये क्या है, +Q है, तो +Q के ऊपर क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इसकी डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी कुछ। ठीक है ना, और ये जो आपका -Q है ये क्या करेगा, ये सेकंड करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरफ हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी कुछ। ठीक है, अब उसके बाद में क्या हो गया आपका, ये इनके बीच का रिजल्टेंट बन गया। देखिए 60 होता है, ये A हो गया, ये भी लिख लो यार, ये A हो गया, ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये यहां से बन गया, तो जो ये एंगल बनेगा ये आपका बन जाता है 120 डिग्री। ठीक है, दो है वेक्टर आपके, कल बताया था मैंने, पैरेललोग्राम का नियम, उससे आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, लगा लेते हैं। अब इसमें एफ नहीं लगाएंगे बेटा, जब तीव्रता की बात कर रहे हैं तब बात करेंगे यहाँ पे ई की। तो यहाँ पे ई नेट क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। ठीक है, पता है आपको कि E1 की वैल्यू क्या है, E2 की वैल्यू क्या है, और ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 2E1 स्क्वायर हो गया प्लस 2 E1 स्क्वायर कॉस 120, अरे सॉरी कॉस 120 मैंने वैल्यू लिख दी, उसके आगे लिख दिया 20, 120 डिग्री हो गई। कॉस 120 की वैल्यू होती है -1/2। अब ये कैसे आ गया भैया, ट्रिग्नोमेट्री आपने अगर पढ़ी होगी तो आप लोगों को पता होगा, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको, लेकिन आज समय नहीं है, सिंपल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। जब आप लोगों को न्यूमेरिकल सेशन लूंगा तब बताऊंगा कि 120 150 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट की। ठीक है ना, लगा दिया आपने यहाँ पे, ये हो गया। हाँ, जब इसी सब बराबर है तो पहला हो गया 2E1 स्क्वायर प्लस 2E1 स्क्वायर इंटू -1/2, ये 2 से 2 कट गया। ऐसे तो एफ का करना था भाई, एफ की भी मात्रा बराबर थी तो भाई वैद्युत क्षेत्र की मात्रा ही बराबर होगी।
उसी तरीके से तो कर रहा है। ठीक है, तो ये 2e1 स्क्वायर हो गया और ये माइनस कट गया यहां से, तो माइनस e1 स्क्वायर हो गया। तो यहां पे क्या हो गया, e1 स्क्वायर अंडर रूट, और या फिर ही हो जाएगा आपका ई। तो ई नेट आपका हो गया यहां पे E1 की वैल्यू के बराबर। ठीक है, उसी तरीके के जैसे आप कूलम्स लॉ कर रहे थे वैसे ही आप इसको करेंगे, तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसका जब एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, अभी तक तो हम लोग पॉइंट चार्जेस की बात कर रहे थे, ठीक है ना। और जब हम इसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, उसमें आपका वायर के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, आपका स्फीयर के ऊपर होगा, फिर सरफेस के ऊपर होगा, वॉल्यूम तक के ऊपर होगा, तब उसके बारे में चर्चा मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। अभी आप लोग इसको सिंपल ध्यान रखिए, और अगर कोशिश कीजिए, अगर आपकी किताबों के अंदर या कहीं पे आपको नेट वगैरह से इस तरह के क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको, तो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसकी डायरेक्शन निकालने की कोशिश कीजिए, उससे भागिए मत। ठीक है, धन्यवाद, और मिलते हैं आप लोगों से। नमस्कार। बंद कर दो।